बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, दिस इज सैयद मोहम्मद हम्माद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद सर हम्माद। आज हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का, और इसके बारे में आपको बताएंगे कि एसिड बेस और सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस और सॉल्ट, इनका हमारा नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ है, जो कि हम बहुत सी चीज़ें खाते हैं, ठीक है, पीते हैं, तो उसमें भी एसिड बेस और सॉल्ट हमारा मौजूद होता है। बट आप इतनी सारी चीज़ें जो खाने पीने में नॉर्मली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, सबका टेस्ट सेम होता है? नहीं होता सबका टेस्ट सेम। तो इसी बेस पे, सबसे पहली बेस पे जो एसिड और बेस में डिफरेंस बताया साइंटिस्ट ने, वो क्या बताया? इन्होंने कहा कि जो खट्टी चीज़ें जितनी भी जिनका सॉर टेस्ट होगा वो सारे हमारे एसिड होंगे, ठीक है, और बिटर जिनका कड़वा टेस्ट होगा वो हमारे बेस होंगे। तो पहला डिफरेंस जो है वो आप इजीली समझ सकते हैं। एसिड को पहले डिटेल में पढ़ेंगे, फिर बेस को, देन फिर सॉल्ट को, और 3 थ्योरीज पढ़ेंगे हम जो साइंटिस्ट ने बताई एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड हमारे पास मौजूद है, बट उससे पहले हमें कंपाउंड समझ लेना जरूरी है कि कंपाउंड होता है क्या, ठीक है। तो 2 और मोर देन एटम्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं एक फिक्स रेशियो पे, तो क्या बनेगा? कोई कंपाउंड बनेगा, ठीक है। वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और सॉल्ट भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो सकता है। किस बेस पे उसे हम जज करेंगे उस बारे में ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले एसिड का सॉल्ट टेस्ट होगा जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया कि जितनी भी खट्टी चीज़ें हम खाएंगे उन सब में हमें एसिडिक नेचर पाई जाएगी, उसमें एसिड मौजूद है। कौन से टाइप का है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे आगे। चेंज लिटमस पेपर, तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो प्रैक्टिकल करते हुए भी एक सवाल आएगा नॉर्मली, जैसे आप मैट्रिक क्लास में हैं और गैसेस बनाते हैं आप, तो गैसेस में पूछ लिया जाएगा आपको कि ये गैस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो उसके लिए बहुत एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है। आपको एक पेपर दिया जाएगा, छोटा सा स्ट्रिप टाइप का पेपर। आप क्या करेंगे? आप उसे गीला करेंगे, मॉइस्ट करेंगे, और देन फिर उसको उस गैस पे अप्लाई करेंगे। अगर वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे ब्लू कलर का नॉर्मली वो होगा अगर, और वो रेड हो जाता है, तो आप कहेंगे जो गैस आप टेस्ट कर रहे थे वो गैस कौन सी है? एसिडिक है। तो एसिडिक नेचर अगर किसी गैस की होती है, किसी लिक्विड की होती है, वो क्या करता है? वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देता है रेड में। जैसे सेकंड बात लिखी हुई है, चेंज लिटमस पेपर, ब्लू से रेड में चेंज कर देगा। उसके अलावा क्रोसिव इन नेचर, इसकी नेचर जो है वो क्रोसिव होगी। नॉर्मली अगर आप लैब में काम कर रहे हो तो टीचर्स क्या कहते हैं? आपको लैब कोट पहनना बहुत जरूरी है, ठीक है, ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्किन पे गिर जाए तो स्किन आपकी जला देगा, ठीक है, जिस सरफेस पे गिरेगा उसे भी ये खराब कर देगा। इसीलिए इसे कहा जाता है कोरोसिव इन नेचर, मतलब कि जिस सरफेस पे गिरेगा उसे खराब कर देगा, तबाह कर देगा। आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स हैं एसिड की, कौन कौन सी टाइप है? एक ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को समझना बहुत ही आसान है। ऑर्गेनिक मतलब समझ लें आप नेचुरली कुछ चीज़ें, और जब भी कहा जाएगा कि ये चीज़ ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आप एक बात समझ जाइएगा कि उसमें हाइड्रोकार्बन मौजूद होगा। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होगा, या फिर नेचुरली और आर्टिफिशियल, इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ को बनाया जा रहा हो, इस तरीके से भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है हमारे? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में मौजूद होता है? ऑरेंज होते हैं हमारे, कीनू भी कहते हैं जिन्हें, ऑरेंज कलर के, वो खट्टे से होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो खट्टा होगा वो क्या है? हमारा एसिड है। तो सिट्रिक एसिड इसमें मौजूद होता है। मलाइक एसिड एप्पल में होता है। सेब भी आपने खाया है, सेब मीठे भी होते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा खट्टे वाला फैक्टर भी होता है, तो इस वजह से क्या कह रहे हैं कि मलाइक एसिड होता है जो एप्पल में मौजूद होता है। नेक्स्ट एसिटिक एसिड, विनीगर। विनीगर मतलब सिरका। अगर आप स्पैगेटीज खाते हो तो स्पैगेटीज में या और दूसरी चीज़ों में विनीगर, सिरका जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसमें कौन सा एसिड मौजूद होता है? एसिटिक एसिड मौजूद होता है। नेक्स्ट लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में मौजूद होता है? हम दूध होता है, दूध से हम दही बनाते हैं, ये आपने सुन रखा होगा ना कि उससे ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और दही जो होता है वो हमारा नॉर्मली खट्टा भी होता है थोड़ा बहुत ना, तो वो भी हमारा किस फॉर्म में आएगा? हमारा एसिड वाली फॉर्म में आएगा, और उसे क्या कहा जा रहा है? लैक्टिक एसिड कहा जा रहा है। ये हो गए हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड जो है टाइप, वो कौन सी है हमारी? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारी बॉडी में भी मौजूद होता है, स्टमक में। ये क्या काम करता है? ये डाइजेशन का करता है। कहा जाता है कि अगर आप कोई लोहे का या लकड़ी का पीस भी खा लें, नॉर्मली तो खाने ही खाते हैं सब, बट अगर बाय मिस्टेक ऐसी कोई चीज़ खा लें तो वो भी, उसको भी डाइजेस्ट करने का जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? HCl की होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी जो है हमारा एक प्रोसेस के थ्रू बनता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस उसका नाम होता है, ठीक है। और ये भी बहुत कोरोसिव इन नेचर होता है। ये ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर के लिए भी यूज होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, इस काम भी आता है। और इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं वो भी बनते हैं इसके ज़रिए। उसके अलावा नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड को आप इस तरीके से भी जान सकते हैं कि आपने एक नाम सुन रखा होगा, एसिड रेन।
एसिड रेन मतलब कि तेजाब वाली बारिश जो होती है हमारी, तो उसमें कौन सा तेजाब मौजूद होता है, तो नाइट्रिक एसिड उसमें मौजूद होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, जब हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे ना इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड, तब इसकी और डिटेल बताऊंगा। अभी सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि एसिड रेन क्या होती है हमारी, जब बारिश नीचे आ रही होती है तो वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है जिससे वो किसी इस तरह के एसिड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एसिड रेन है, ठीक है। तो उसमें कौन सा एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। उसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड, ये सब चीज़ें जो हमारी किस में शामिल हो रही हैं, हमारी इनऑर्गेनिक एसिड में शामिल हो रही हैं, ठीक। नेक्स्ट बेस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट नंबर पे बताई थी आपको टेस्ट के बारे में। तो जितने भी बेस का हैं उनका टेस्ट किया जाएगा तो वो किस तरह का टेस्ट होगा, बिटर टेस्ट होगा, मतलब कड़वा टेस्ट होगा उनका। और जिस तरीके से हमने एसिड में पढ़ा कि एसिड लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता है, तो बेस इसका उल्टा करेगा, क्या करेगा, वो रेड से ब्लू कर देगा। तो अलग अलग तरह के लिटमस पेपर होते हैं, आपको दोनों दे दिए जाएंगे, ब्लू होगा या रेड होगा। तो आपको अपने माइंड से चलाना होता है कि ब्लू यूज़ करना है या रेड यूज़ करना है। अगर रेड लिटमस पेपर हम यूज़ करेंगे तो वो ब्लू बन जाएगा बेस में। एसिड में क्या होगा, एसिड में अगर ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रेड बन जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है ये, दो प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग के। और अदरवाइज इसको टच करेंगे तो किस तरीके का होगा, ये स्लिपरी टच होगा इसका, ठीक है। तो फर्स्ट वन बिटर टेस्ट होगा, कड़वा टेस्ट होगा। सेकंड वन स्लिपरी टच होगा, मतलब इसको टच करेंगे तो जैसा स्लिप सा महसूस होता है हमें नॉर्मली, ठीक है, तो स्लिप महसूस होगा इसमें हमें। नेक्स्ट टर्म लिटमस पेपर, लिटमस पेपर को ये किससे चेंज कर देगा, रेड से ब्लू में ले आएगा। और एसिड क्या करता था, एसिड ब्लू से रेड में ले आता था, ठीक है। अदरवाइज कुछ बेसिस के मैंने नाम लिखे हैं जो कि हम यूज़ करते हैं नॉर्मल इंडस्ट्रीज में हमारी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा सोप इंडस्ट्री में क्यों यूज़ होता है, आप आगे जाके पढ़ेंगे कि सोप बनता कैसे। मैट्रिक क्लास में एक प्रैक्टिकल है जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि सोप बनता कैसे, ठीक है। तो उसमें आपको ये वाली बात समझ आएगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्यों यूज़ करते हैं उसमें। अदरवाइज जस्ट अभी इतनी बात रखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो कि इस्तेमाल होता है सोप इंडस्ट्री में, ठीक है। और उसके अलावा कहाँ, पेपर इंडस्ट्री में, यहाँ भी इस्तेमाल होता है ये। नेक्स्ट उसके अलावा NH3, NH3 क्या है, हमारा अमोनिया है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं हमारे, जो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब प्लांट्स हैं, जिस तरीके से हम लिविंग थिंग है वैसे प्लांट भी लिविंग थिंग है। हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से उनको भी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। और उन फर्टिलाइजर में एज अ एम्प्लॉय कौन काम कर रहा होता है, हमारा NH3 काम कर रहा होता है, जो कि बेस है। उसके अलावा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसके काम आता है, सीमेंट बनाने में। जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो उसमें हम क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। और उसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर आपने देखा होगा, जो डिज़ाइनिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो छत वगैरह होती है घर की या फिर ऑफिस की, उन्हें बड़ा अच्छा सा बनाने की कोशिश की जा रही होती है, तो कुछ कॉर्नेस वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो वो किसके बने हुए होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। और नॉर्मली घर में भी ये इस्तेमाल किया जाता है जब कलर वगैरह हो रहा होता है। तो इसकी प्रोडक्शन में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या इस्तेमाल किया जा रहा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट कुछ थ्योरीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक साइंटिस्ट है आरीनियस, स्वेंट आरीनियस इनका कंप्लीट नाम था। इन्होंने एक थ्योरी पेश करी थी। उसके बाद दो साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था ब्रॉन्स्टेड लॉरी, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। देन थर्ड साइंटिस्ट जो है लुइस, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया था उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि एसिड वो कंपाउंड है, इन्होंने टेस्ट के बारे में बात नहीं करी, इन्होंने कहा कि एसिड वो कंपाउंड है कि जिसको अगर डिज़ोल्व कर दिया जाए किसी सॉल्यूशन में, किसी लिक्विड में हमने उसे डाल दिया, जैसे पानी में डाल दिया सपोज दैट किसी कंपाउंड को, और अगर वो हाइड्रोनियम आइन दे दे, मतलब H+ दे दे, तो वो एसिड है। उसके अलावा अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोक्साइल आइन हमें दे दे, OH नेगेटिव, तो वो कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, हमारा बेस कहलाएगा। और अगर एसिड और बेस का रिएक्शन कराएं तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा। ये इनकी जो इन्होंने कंप्लीट स्टेटमेंट बताई उसको मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। नेक्स्ट अब जरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारी HCl। HCl है, HCl को हमने क्या करा, वाटर में डिसॉल्व कर दिया सपोज दैट, तो होगा बेसिकली क्या, इसमें से हमें H+ आयन अलग होता हुआ नजर आएगा। मतलब HCl था हमारा, ये डिसोसिएट होके क्या हो जाएगा, H पर प्लस आ जाएगा और क्लोरीन पर नेगेटिव आ जाएगा। ये इस तरह की कंडीशन में हमें नजर आएगा। देन फिर ये H+ जाकर H2O से रिएक्ट कर लेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन सिर्फ सिंपल सी बात हमें ये समझ में आई कि HCl हमारा क्या है, एक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, एसिड है, बेस, अब इस बारे में बात नहीं कर रहे। जब इसको पानी में डिसॉल्व किया गया तो इसने क्या दे दिया, हाइड्रोनियम आयन दे दिया।
और आर्हेनियस के लिहाज से जो H प्लस आइन दे दे हमें वो क्या था, वो एसिड था, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये एसिड है। ठीक है, इसको हमने जैसे ये H प्लस से रिएक्ट करके H3O बना लेगा, वो क्या कहलाता है, हमारा हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। तो इनके लिहाज से ऐसा कंपाउंड एसिड है। नेक्स्ट इनके लिहाज से एक कंपाउंड है जैसे हमारा NaOH, इसके साथ भी करा, इसको पानी में डिजोल्व करा, डिजोल्व करने के बाद क्या हुआ, ये किस चीज़ में फॉर्म हो जाएगा, हमारा Na प्लस और OH नेगेटिव। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई कंपाउंड एक्वस कंडीशन में आके, ठीक है, क्या फॉर्मेट कर दे, हाइड्रोक्साइल आयन OH नेगेटिव, अगर हमें ट्रांसफॉर्म कर दे, जो है प्रोडक्ट बन जाए OH नेगेटिव का, तो हम क्या कहेंगे कि एसिड जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, हमारा बेस है। तो बहुत सिंपल सी बात थी, अगर कोई कंपाउंड H प्लस दे देगा तो वो एसिड है, और OH नेगेटिव दे देगा तो वो हमारा बेस है। ये बहुत सिंपल सी बात इन्होंने बताई थी कि एसिड और बेस को हम इस तरीके से पता कर सकते हैं, और एसिड और बेस को आपस में मिलाएंगे तो वो सॉल्ट और हमारा वाटर बना लेगा। इतनी बात तो हमें पता है। जैसे कि बता भी दूं आपको मैं रिएक्शन नेक्स्ट वाला सॉल्ट के बारे में, बहुत इजी रिएक्शन है। HCl लिया हमने, ठीक है, प्लस NaOH, NaOH से रिएक्ट करा है, यहाँ से H जो है वो चले जाएगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से OH चला जाएगा, और HCl जो हमारा किस फॉर्म में आ गया, यहाँ पर Cl नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और H जो उस पर पॉजिटिव आ गया सपोज है, ठीक है, इस कंडीशन में होगा, और Na जो है हमारा उस पर प्लस आ जाएगा, OH नेगेटिव हो जाएगा, इसी कंडीशन में आएगा, H प्लस और OH नेगेटिव मिलेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, HOH से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2O वाटर बना लेगा, प्लस NaCl से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaCl, और NaCl आपको अच्छे से पता होगा ये नमक होता है हमारा। तो नमक और वाटर हमारा ये प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। जबकि एसिड और बेस का रिएक्ट हो तो वो सॉल्ट फॉर्मेट कर दें। ये तो हो गई एसिड और बेस के बारे में बात इनकी। बट अगर ऐसा कहा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, या H2O है, ये एसिड है या बेस है, इस बात को बताएं। तो ये तो नहीं बता सकते ना, एक ये प्रॉब्लम आई इनकी थ्योरी में। इन्होंने तो अपनी बात सही बताई कि जो H पॉजिटिव दे रहा है वो हमारा एसिड है, जो OH नेगेटिव दे रहा है वो हमारा बेस है, सही बात बताई इन्होंने। बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, ये एसिडिक है या बेसिक है, इस बात को कैसे बताया जाए। तो यहाँ इनकी जो है लिमिटेशंस आई, मतलब कि इनकी बात लग सकती है, हाँ एप्लीकेबल है, बट हर कंपाउंड पर नहीं है, और ऐसे और भी कंपाउंड है जिन पे एप्लीकेबल नहीं थी। खैर, तो ये वाली बात हमें समझ में आ गई। उसके अलावा मतलब हर कंपाउंड पे एप्लीकेबल नहीं थी, उसके अलावा ये कि इन्होंने कहा कि इन्हें प्रूफ करने के लिए कि कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक, एक्वस कंडीशन में लाना पड़ेगा। एक्वस कंडीशन क्या होती है हमारी, AQ। एक्वस कंडीशन क्या होती है कि कुछ ना कुछ उस कंपाउंड में ऐड किया जाए। क्या ऐड किया जाए, जैसे कि वाटर ऐड किया जा रहा है, मैंने अभी आपको यही बताया ना, HCl में क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, NaOH में क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। तो वाटर ऐड करना या कोई एक्वस कंडीशन में इसे लाना ज़रूरी था। तो ये इनकी कुछ जो है वो गलत बातें थी, डिफेक्ट्स इनकी थ्योरी में। इसको सॉल्व करने के लिए कौन है, नेक्स्ट साइंटिस्ट आया हमारे इनकी बात को सॉल्व करने के लिए। उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको समझते हैं। दो साइंटिस्ट हैं हमारे, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी। इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इनको समझते हैं। सबसे पहले ये समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हाइड्रोजन जो होता है हमारा एक एटम है, ठीक है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इसमें प्रोटॉन मौजूद होंगे। अगर ऐसा होता है कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो हाइड्रोजन पर जितनी नेगेटिविटी थी इलेक्ट्रॉन की उतनी ही पॉजिटिविटी थी, इसीलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा था, ठीक है। बट अगर ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। कौन सा आयन बनेगा, कैटाइन बनेगा, और इस पे क्या चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। प्लस चार्ज होने का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो गए, उस चीज को हमने चार्ज के जरिए दिखा दिया। अगर ऐसा हो कि हाइड्रोजन है, नॉर्मल हमारा एटम जैसे होता है, और कोई इलेक्ट्रॉन उसे दे दे, नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन इसी तरीके से होता है, बट अगर किसी का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा, माइनस। ये माइनस चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस साइन इस बात की गवाही देगा कि इस हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद है।
मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन, तो आप कहोगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो ये वाली बात अगर आपको पता है तो आप इसकी जो स्टेटमेंट है उसको समझ सकते हैं बासानी। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी दो साइंटिस्ट थे। ब्रॉन्स्टेड जो है वो डेनिश केमिस्ट थे और लॉरी जो है वो हमारे इंग्लिश केमिस्ट थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक थ्योरी बताई। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि एसिड उसे कहेंगे हम जो कि प्रोटॉन डोनर है। डोनर कौन होता है? जो देता है, ठीक है। एक्सेप्टर कौन होता है? जो लेता है, ठीक है। जो प्रोटॉन डोनर है इनके लिहाज से वो क्या है? एसिड है, ठीक है। और इन्होंने कहा जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर जो है वो हमारा बेस है। तो ये बहुत एक छोटी सी बात इन्होंने बताई, इसको जहन में रखें, ठीक है। रहेगी ये जहन में। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ HCl, ठीक है। एक्वस कंडीशन में ले लिया हमने, प्लस H2O। अब मुझे नहीं पता कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन को देखते हैं, HCl प्लस H2O, ये एक हमारी कंडीशन आ गई। आगे होगा क्या इसको समझेंगे, लेकिन थोड़ी सी पहले मैं आपको एक कंडीशन बता दूं कि ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हमारा क्लोरीन है। 1 2 3 4 5 6 7। इन्होंने क्या हुआ? बॉन्ड बनाया हुआ होगा, ऐसे ही है। हमने पढ़ा है कि HCl जो है जब वो वाटर में जाएगा तो वो डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट का मतलब वो टूट जाएगा। और जब टूटेगा तो एक चीज़ हमें पता है, जो क्लास 9th में हम पढ़ के आए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, खींचने की सलाहियत किसकी ज़्यादा होगी? क्लोरीन की, हाइड्रोजन की? तो बहुत सिंपल सी बात है, क्लोरीन की ज़्यादा होगी। तो अगर ये दोनों आपस में टूटेंगे तो किस फॉर्म में टूटेंगे? क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को दोनों शेयर कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? डिसोसिएट हुए, टूट गए, इन दोनों की आपस में हो गई लड़ाई। जब लड़ाई हुई तो ज्यादा ताकतवर क्लोरीन था। क्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीन लिया और हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन चला गया। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? HCl का बॉन्ड टूटेगा तो H पे प्लस और क्लोरीन पर नेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया इसलिए नेगेटिव, इस पे प्लस इसलिए क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छिन चुका है। लेकिन इलेक्ट्रॉन छिना है, प्रोटॉन नहीं छिना, प्रोटॉन इसके पास मौजूद है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह की फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट H2O की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन H2O का मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में होता है, ठीक है। अब होगा क्या? इस HCl में से हाइड्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा वो क्या चाहता है? वो स्टेबिलिटी चाहता है। तो वो क्या करेगा? वो हाइड्रोजन H2O के पास आएगा रोता हुआ, कहेगा यार मेरे तो सारे इलेक्ट्रॉन छिन गए, अब मैं क्या करूं, कैसे स्टेबल हूं? तो H2O का मॉलिक्यूल कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे बॉन्ड बना लेता हूं, लेकिन कौन सा बॉन्ड बनाऊंगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा? जिसमें यूं करके इशारा करते हैं। अब आपने सुना होगा ना, बहुत से लोग हेल्प तो करते हैं, लेकिन कुछ इंस्टाग्राम पे किस तरीके से हेल्प करते हैं? हेल्प करते हुए तस्वीर खींचते हैं। तो H2O ने भी ऐसे ही कहा HCl को, HCl के H को, कि तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो हम क्या करेंगे? तुम्हारी हेल्प तो कर रहे हैं। ये H आया इनके पास, ठीक है। काम करता हूँ, दूसरे कलर से बनाता हूँ ये, ताकि समझ में आए बात। ये H कौन सा H है? ये जिसके पास कुछ नहीं बचा, ठीक है। क्या नहीं बचा? उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए इस वाले हाइड्रोजन से। जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रिवॉल्व करेंगे और ये किस कंडीशन में आ जाएगा? स्टेबिलिटी वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई। तो अब बहुत सिंपल सी बात है, समझिएगा इस बात को। HCl में से हाइड्रोजन अकेला हो गया। हाइड्रोजन अपना क्या लेकर H2O के पास आया था? प्रोटॉन लेकर आया था, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन तो छिन चुका था। तो इस कंपाउंड ने क्या करा? प्रोटॉन को डोनेट करा, प्रोटॉन को दिया। किसको दिया? H2O को। H2O ने क्या करा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा। तो प्रोटॉन डोनर क्या होगा? लिखा हुआ है वहां पे, प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर एसिड होता है, ठीक है। और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर हमारा क्या होगा? बेस होगा। तो बहुत सिंपल सी बात थी, आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब अपोजिट इसके क्या रिएक्शन बनेगा उसको भी जरा लिख लेते हैं। H2O के पास जब H आ जाता है तो हम किस तरीके से लिखते हैं? H3O, ठीक है। और
अब होता क्या है, इस ऑक्सीजन ने इन तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है, दो के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग की हुई है क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक के साथ वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की हुई है, मतलब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इस वजह से हम इस पूरे पे चार्ज लगा देते हैं प्लस। इस प्लस का मतलब ये होता है कि इनके पास प्रोटॉन नॉर्मल से ज़्यादा है, मतलब जितने प्रोटॉन नॉर्मली होने चाहिए उससे ज़्यादा है। अब क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब हाइड्रोजन भी इनके पास आ गया, इन्हीं के इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इनके पास क्या चीज़ ज़्यादा होगी? इनके पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस की कंडीशन में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट और भी एक चीज़ थी हमारी, क्या थी? क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों नेगेटिव चार्ज होगा? क्योंकि इसने हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया था ना। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों है? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्लोरीन पे नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मौजूद है। तो बहुत आसान सी एक थ्योरी थी, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट आगे की एक बात बताऊंगा मैं आपको, बट वो मैं अपने तरीके से थोड़ा सा समझाना चाहूंगा आपको। सपोज कर लेंगे दो लोग हैं, ठीक है, गोलू मोलू, एक का नाम है गोलू, एक का नाम है मोलू। अच्छा, ये जो है क्या करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, मतलब ये हेल्पर है, समझ लें, सबकी मदद करते हैं, और ये हमेशा सच बोलते हैं। सच को मैं लिख देता हूँ ट्रुथ। अब एक बात तो हम सबने हमेशा ही सुनी है कि जैसी हमारी गैदरिंग होती है हम भी वैसे ही इंसान बन जाते हैं। ये बात सुनी है ना, कि मतलब अगर मेरा एक दोस्त है जो बहुत बॉडी वगैरह बनाता है, फिटनेस का उसे बड़ा शौक है, तो मैं अगर उसके साथ रहूँगा तो मुझे भी ये वाला शौक शुरू हो जाएगा। या मेरा एक दोस्त है जो क्रिकेट बहुत खेलता है, मैं उसके साथ रहूँगा तो मैं भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो जैसी गैदरिंग होती है इंसान वैसा हो जाता है। तो गोलू और मोलू दो दोस्त हैं, एक क्या करते हैं, एक हेल्पर है, मतलब सबकी मदद करते हैं। दूसरे क्या है, हमेशा सच बोलते हैं। तो ये दो इनकी अपनी अपनी क्वालिटीज है। जब इन दोनों की दोस्ती होगी तो क्या होगा, समझिएगा बात को। जो हमारे मोलू हैं वो सच तो बोलते थे, सच बोलने के साथ साथ क्या होगा, उसमें क्या क्वालिटी ऐड होगी, वो हेल्प भी करना शुरू कर देंगे लोगों की, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी उनके पास और आ जाएगी ना। अब ऐसे ही जो गोलू हैं वो हेल्प तो करते हैं सबकी, वो और सच बोलना शुरू कर देंगे, क्यों? अपने दोस्त की तरह। तो अगर हम कहें कि जो गोलू है वो चेंज होके जो गोलू है हमारा क्या बन जाएगा, हेल्पर तो थे ही वो, अब क्या करना शुरू कर देंगे, वो ट्रुथ, सच बोलना शुरू कर देंगे। और जो मोलू हैं हमारे, वो क्या करेंगे, वो सच तो बोलते ही थे, अब दूसरों की मदद करना शुरू कर देंगे, मतलब हेल्प करना शुरू कर देंगे। तो हमें एक बात समझ आई कि गोलू जो है यहाँ हेल्पर थे, लेकिन वहां जाके सच बोलने वाले हो गए, ठीक है। और मोलू जो है यहाँ सच बोलने वाले थे, लेकिन जब दोस्ती हुई इनकी तो क्या हुआ, इनके अंदर एक क्वालिटी और पैदा हुई, इन्होंने मदद करना भी लोगों की शुरू कर दी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आगे वाली कॉन्सेप्ट आपको आराम से समझ आ जाएगा, जिसका नाम है कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। बहुत इजीली समझ में आएगी अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो हम एक कंपाउंड ले रहे हैं जिसका नाम है CH3COOH, ठीक है। एक कंपाउंड ये ले लिया हमने, उसके अलावा हम एक कंपाउंड ले रहे हैं H2O, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसे न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज तो करेंगे। अभी ये बताना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, इतनी बात बतानी है। तो क्या होगा, जब हम इसको वाटर में ऐड करेंगे तो इसका जो H है वो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और बाकी जो है हमारा कंपाउंड उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि किस कंडीशन में टूटेगा, ये हो जाएगा हमारा CH3COO नेगेटिव, और H पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो मतलब ये क्या डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। हाइड्रोजन के पास क्या मौजूद था, प्रोटॉन मौजूद था, मतलब कि ये कंपाउंड क्या कर रहा है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। तो प्रोटॉन को डोनेट करने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। ये तो पुरानी बात है, लेकिन आगे वाली बात समझानी है, इसलिए ये बता रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, हमारा एसिड हुआ। क्यों एसिड हुआ, क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा। आगे बढ़ते हैं। H2O के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बना लेता है उससे, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो इस पे क्या चार्ज आ जाता है, H3O पॉजिटिव, ठीक है। आगे वाले बात जो है वो लिख लेते हैं हमारी, H3O पॉजिटिव। ये काम करते हैं CH3COO नेगेटिव, ठीक है, प्लस H3O प्लस,
ये हमारी कंडीशन आ गई। तो ये तो पहले भी आई थी, लेकिन अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, उसको समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि इन दोनों ने रिएक्शन करा और ये बन गया, इतनी बात तो हमें समझ आ गई। ये एसिड इसलिए क्योंकि इसने प्रोटॉन को डोनेट करा, ये बेस इसलिए क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इतनी बात तो समझ आ गई। अब अगर मैं सिर्फ कहूँ आपको इसकी तरफ नजर रखिए और इसकी तरफ नजर रखिए, यहाँ पर क्या चीज ज्यादा है, यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा है। तो ये अपना प्रोटॉन मतलब H डोनेट कर सकता है, किसको डोनेट करेगा, इसे डोनेट करेगा। और जब इसे डोनेट करेगा तो इनकी वापस से फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, CH3CH प्लस H2O। क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है हमारा, जैसे हमने पढ़ा था रिवर्सेबल रिएक्शन होते हैं, मतलब कि फॉरवर्ड भी हो सकते हैं और बैकवर्ड भी हो सकते हैं। तो एक बात हमें समझ में आ रही है कि ये जो कंडीशन हमारी बन गई है, इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा है, इसके पास एक हाइड्रोजन ज्यादा है, ये उसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो जो डोनेट कर सकता है प्रोटॉन को, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो अगर मैं इसे एसिड कह दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसे क्या कहूँगा मैं, बेस कह सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम इस बात में, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा ही है ये। लेकिन अब बात समझिएगा, ये क्या था, हमारा एसिड था और ये बेस था। ये एसिड था, इसमें से हाइड्रोजन चला गया, जब हाइड्रोजन चला गया, प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो ये एसिड ही रहा, ठीक है, एसिड था हमारा, तो इसीलिए हम इसे एसिड कह रहे थे। बट जब फॉर्मेशन हुई इसकी, ये वाले कंपाउंड की, तो इस पे हमने इसे बेस क्यों कहा, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन जो है वो रिलीज नहीं हो रहा, बल्कि ये एक्सेप्ट कर सकता है, इसमें ये एबिलिटी पैदा हो गई। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है वो हमारा बेस होता है, तो हम इसको कहेंगे बेसिकली कॉन्जुगेट बेस। और इसको हम एसिड क्यों कह रहे हैं समझिएगा। H2O जो है वो क्या कर सकता था, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता था, बट यहाँ पर इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, तो ये और प्रोटॉन नहीं लेगा। क्या मसला हो गया इसके साथ, ये अपना प्रोटॉन देना चाहेगा किसी को, ठीक है। तो ये वाली एबिलिटी इसमें आ गई, इसीलिए इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। और लिमिटेशंस की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको, आर्हेनियस जो है वो कंप्लीट बात नहीं बता पाए थे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में नहीं बता पाए, ठीक है। और उससे मिलते जुलते और सिमिलर कंपाउंड्स हैं आइडेंटिकल, उनके बारे में भी नहीं बता पाए। इन सब के बारे में जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो किसने दी थी, लुईस ने दी थी। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।